उचित अभिवादन। एनपीओज में आज हम पढ़ने वाले हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। देखिए, जितनी भी अलाभकारी संस्थाएं होती हैं, इन सभी में कुछ विशेष कार्यों को संपन्न करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के कोष बनाए जाते हैं। कुछ कोष साधारण भी होते हैं। कोष जो विशेष प्रकार के होते हैं उनमें जैसे कि आपको बिल्डिंग निर्माण के लिए कोई कोष बनाना है, कोई आप अगर स्पोर्ट क्लब हैं तो हो सकता है कि क्रिकेट टूर्नामेंट आपको कराना हो, तो उसके लिए आपने वो टूर्नामेंट फंड बनाया हो। तो इसमें जो रिसीप्ट्स आती हैं वो कहाँ से आती हैं? जो रिसीप्ट्स आती हैं वो या तो सरकारों से आती हैं या दानदाताओं से आती हैं। स्पोर्ट्स क्लब होगा तो संभव है कि स्पोर्ट्स प्रेमियों से भी कुछ आपको रिसीप्ट्स मिलें। तो जो भी फंड आपने बनाए हैं उनमें जो भी रिसीप्ट्स होती हैं उन्हें ऐड किया जाता है और जो भी खर्चा होता है उन्हें घटाया जाता है। ये जो स्पोर्ट्स कोष बनते हैं, इनमें जितना भी पैसा आता है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। इसमें इन्होंने यहाँ जो पेज आपके सामने है, कई बातें बताने की कोशिश की हैं। जैसे सबसे पहले इन्होंने इसमें जो बातें बताने की कोशिश की हैं कि जो हमारी लेखांकन पद्धति है, इसमें हम स्पोर्ट्स कोष को कैसे दिखाएंगे। तो इन्होंने ये बताया कि इसके लिए अलग अलग वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल किए जाते हैं, लेकिन 12th क्लास लेवल पे अभी हमें ये करना नहीं है। सिर्फ जान लीजिए कि क्या किया जाता है। इसमें जो भी फंड होते हैं इनके लिए अलग से वित्तीय विवरण बनते हैं। इसमें प्रत्येक कोष का आय व्यय विवरण बनाया जाता है। प्रत्येक कोष में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाने वाला विवरण बनाया जाता है। मतलब जिसमें डिटेल्स आती हैं कि इस कोष में अगर पहले प्रारंभ में मान लेते हैं 1 लाख रुपए थे और अभी वो अगर 3 लाख नज़र आ रहे हैं, तो ये जो 2 लाख का डिफरेंस हुआ है ये कैसे हुआ, तो उसकी पूरी डिटेल्स आती हैं, पॉइंट में बताया गया है। और प्रत्येक कोष का स्थित विवरण, यानी कि वर्तमान में ये कोष कितना है। तो ये जैसे 3 लाख है तो ये 3 लाख है, ऐसा दिखाया जाएगा। और ये आभासा तीनों को कंसोलिडेट करते हुए जो लाभकारी संस्था का जो बैलेंस शीट है उसमें शो किया जाता है। ठीक, तो ये तो होता है, किया जाता है, लेकिन 12th लेवल पे आपको अभी ये बनाना नहीं है। आपको केवल जो दा वाला पॉइंट है, यानी कि जो हमारी लाभकारी संस्था है, इसका जो स्थिति विवरण होगा उसमें इसे कैसे शामिल करते हैं ये दिखाना है। तो उससे पहले कि हम इसे जानें कि कैसे दिखाएंगे, हम ये जान लें कि ये 2 तरह के कोष हो सकते हैं। रिजर्व फंड हो सकते हैं, आयगत कोष, और विशिष्ट कोष यानी स्पेसिफिक फंड हो सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट जो भी आपका विशिष्ट कोष होता है उसके बारे में जान लीजिए। आयगत कोष की बात अभी हम करेंगे। विशिष्ट कोष से संबंधित जो भी आय होगी, ब्याज मिले या लाभांश मिले, तो इसे हम आय व्यय खाते के इनकम साइड में नहीं दिखाते, आय व्यय खाते में नहीं दिखाते। कहाँ दिखाते हैं? विशिष्ट कोष में जोड़कर। ठीक है, कोई इनकम अगर होगी तो उसे विशिष्ट कोष में, संबंधित विशिष्ट कोष में जोड़ देंगे, आय व्यय खाते में नहीं दिखाएंगे। इसी तरह से अगर कोई खर्चा होगा, संबंधित कोष से संबंधित कोई भी व्यय होगा, उसका भुगतान किया जाएगा, तो इस व्यय की राशि को भी संबंधित विशिष्ट कोष में से घटाकर दिखाया जाएगा, ना कि उसे व्यय की राशि को, न कि उसे आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा। तो शायद आपको ये बात समझ में आ रही होगी। बस इतनी सी बातें हैं इसमें काम की। और अब हम सीधे सीधे चलते हैं इसको समझने के लिए उदाहरण नंबर 18 की ओर। ये उदाहरण नंबर 18 ध्यान से देखें, आप पढ़ें इसे, और इसे आपको आज करना है। श्री गणेश चैरिटेबल औषधालय है, इनसे संबंधित 31 दिसंबर 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष का आय व्यय खाता और चिट्ठा तैयार करना है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपके सामने है, जरा जल्दी से इसे देख लें फटाफट, इसमें क्या क्या सूचनाएं हैं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आपका ओपनिंग बैलेंस कैश का है, दिया गया यहाँ पे। फिर सब्सक्रिप्शन दिए गए हैं, फिर डोनेशन जो आपको मिले हैं 14,500, इन्वेस्टमेंट जो आपने किए थे उस पर इंटरेस्ट मिला है 7% पूरे साल के लिए, तो ये 7,000 है। ये एक तरह का हिडन एडजस्टमेंट होता ही है, पिछले कई एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस में आप कर चुके हैं। अगर 7% किसी धनराशि का 7,000 होता है तो वह धनराशि 100% होगी, और वो कितनी होगी ये अंदाज़ा अगर आप लगाएं तो जाहिर सी बात है आप इसे कर सकते हैं। तो ये कितनी होगी? ये 7% अगर 7,000 है तो 100% 1 लाख होगा। ये इन्वेस्टमेंट 1 लाख के यहाँ पे सहज रूप से अनुमानित किए जा सकते हैं। ठीक है,
तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद में इसमें प्रोसीड हुए हैं चैरिटी से, जो वो 10,450 हैं चैरिटी शो से, सॉरी। और इधर मेडिसिन के कुछ पेमेंट किए गए हैं, डॉक्टर को ऑनरेरियम दिया गया है। ऑनरेरियम मतलब आप उन्हें सैलरी नहीं देते हो, डॉक्टर्स इतने बड़े होते हैं कि उन्हें वेतन नहीं दिया जा सकता, उन्हें क्या दिया जाता है, ऑनरेरियम। ये बात मैं कर रहा हूँ किसी नॉट फॉर प्रॉफिट एनपीओ की। वैसे तो हॉस्पिटल्स में, जो व्यावसायिक हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ सैलरी ही दी जाती है, लेकिन जब हम किसी अलाभकारी संस्था में काम करने के लिए किसी डॉक्टर को आमंत्रित करते हैं तो वह हमसे वेतन नहीं लेता, लेकिन हम उसे उसकी सेवाओं के बदले में कुछ देने का हमारा मन होता है, तो हम उसे सम्मान राशि कुछ देते हैं, जिसे ऑनरेरियम कहा जाता है, जो सैलरी से संभवतः कम होता है, लेकिन ये एक तरह का पेमेंट है, एक तरह का कृतज्ञता का ज्ञापन है उनके प्रति। तो ये ऑनरेरियम समझ गए होंगे। सैलरी है 27,500, पेटी एक्सपेंसेस हैं 461, इक्विपमेंट खरीदे गए हैं 15,000 के, ये असेट है, पूंजीगत खर्चा बाई एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो पे 750 खर्च हुए हैं। अब जरा सा सुनिएगा, चैरिटी पे कुछ प्रोसीड हुए हैं इधर 10,450, चैरिटी शो पे कुछ खर्चे भी हुए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वही फंड है जिसको अभी हमने जाना, ये एक स्पेसिफिक फंड है। अभी इसके बारे में सूचना आएगी। ये फाइनली यहाँ पे कैश का क्लोजिंग बैलेंस 3,775 है। चलिए कुछ और इन्फॉर्मेशन जो दी गई हैं अतिरिक्त में, एक तो सब्सक्रिप्शन ड्यू है ओपनिंग डेट में और क्लोजिंग डेट में, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी दिए गए हैं एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड, तो ये भी आपके सामने है। फिर आगे बढ़ते हैं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन का स्टॉक ओपनिंग और क्लोजिंग अगर दिया गया हो, तो अगर मेडिसिन में कुछ परचेजेस होती हैं तो मेडिसिन कंज्यूम्ड हमें दिखानी होती हैं एक्सपेंडिचर साइड में, तो उसका आपको तरीका पता होगा कि जो ओपनिंग स्टॉक होता है उसमें परचेजेस जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, या यूँ कह लीजिए कि मेडिसिन परचेज्ड में ओपनिंग स्टॉक जोड़ते हैं और क्लोजिंग स्टॉक घटा देते हैं, तो पता चल जाता है कि मेडिसिन कितनी कंज्यूम हुई हैं। जो कंज्यूम हुई हैं उन्हीं को हम दिखाते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिए गए हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस, इसके आधार पे जो ओपनिंग बैलेंस है इसमें जो परचेज़ किया जाता है उसे जोड़ते हैं, अगर कोई सेल हुई है तो उसकी बुक वैल्यू घटाते हैं, और क्लोजिंग बैलेंस घटाने के बाद पता चल जाता है कि डिप्रिसिएशन कितना हुआ। कल के एग्जाम्पल मैंने डिप्रिसिएशन इसी तरह से कैलकुलेट करके आपको बताई थी। बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो यह 40,000 थी, अभी 38,000 हो गई है। तो इससे संबंधित और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे देखा जा सकता है कि 40,000 की बिल्डिंग अगर 38,000 की रह गई है, इसका मतलब ये 2,000 क्या होंगे, डिप्रिसिएशन, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको जो इक्विपमेंट हैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इक्विपमेंट कैसे और कितने दिखाए जाएंगे। देखिए इक्विपमेंट के बारे में अगर आप पेमेंट साइड में जाएंगे तो आपको कुछ दिखेगा। क्या दिख रहा है, इक्विपमेंट जो हैं वो खरीदे गए हैं 15,000 के, ठीक। अभी जो मैंने आपको बताया, अगर आपको वो बात समझ में आ सके तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो इक्विपमेंट हैं इन पे डिप्रिसिएशन आई है जो 4,600, वो कैसे आई होगी। ये भी हम कल कर चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये कैसे आया हो। ये यहाँ पे जो ओपनिंग बैलेंस है वो 21,200 दिया गया है, और ऊपर क्वेश्चन में कहा गया है कि 15,000 के इक्विपमेंट खरीदे गए हैं, तो 21,200 आपका ओपनिंग बैलेंस है, 15,000 खरीदे गए हैं, तो ये कुल मिला करके कितने हो जाएंगे, 36,200। और जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है वो है 31,600, आप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4,600। तो ये 4,600 क्या है, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन टू बी शोन इन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें से ऐसा कुछ देखें जो हमें लगता है कि कम समझ में आएगा या नहीं आएगा। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन की ही बात करते हैं। सब्सक्रिप्शन जो है वो 47,996 दिए गए हैं, और सब्सक्रिप्शन इसके नीचे जो दिए गए हैं इन्फॉर्मेशन वो दो हैं। सब्सक्रिप्शन के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस हैं आउटस्टैंडिंग के, तो आप जानते हैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग लेस होगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगिनिंग प्लस होते हैं, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड माइनस होते हैं। इतना करेंगे तो आपका सब्सक्रिप्शन 47,996 में जोड़ना घटाना
और जोड़ना घटाना ये करने के बाद फाइनली आपका सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया ही है कि 7,000 दिखाएंगे ज़रूर, लेकिन ये इंटरेस्ट जब 7,000 7% होने पर है तो 100% इन्वेस्टमेंट कितना होगा, 1,00,000 होगा। और इसे कहाँ दिखाएंगे, जब आपको बनानी होगी ओपनिंग बैलेंस शीट, तो ये वहाँ पर नज़र आएगा। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं और ओपनिंग बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नज़र आ रहे हैं कितने के, 1,00,000 के। ये कहाँ से आए होंगे, वही 7,000 जो था वो 7% है, तो 100% कितना होगा, अगर आप करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1,00,000। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन में और कुछ ऐसा बहुत नया नहीं है जो आपको मैं बताऊं, फिर भी देख लेता हूँ कुछ भी अगर नया सा है। गर्ल्स मुझे अब कुछ भी इसमें ऐसा नया नहीं लगता, मुझे लगता है कि अगर आप इसे करेंगे तो कर ले जाएंगे। हाँ, एक जो ख़ास बात है वो ये है कि जो डोनेशन जो आपका ये एक अमाउंट है प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी, तो जो अभी हमने फ़ंड पढ़ा है इस क्वेश्चन में कहीं पे भी फ़ंड को मेंशन नहीं किया गया कि चैरिटी शो जो होना है उसका कोई फ़ंड बना है। चूँकि फ़ंड नहीं बना हुआ है और केवल प्रोसीड्स और एक्सपेंसेस दिए गए हैं, तो इसमें वही तरीका अपनाएंगे जो हमने एक क्लास क्वेश्चन में किया था। अगर प्रोसीड ज़्यादा होती हैं, खर्चे कम होते हैं, तो इनकम साइड में जा कर के प्रोसीड में से आप एक्सपेंसेस घटा के दिखा सकते हैं। इस क्वेश्चन में हालांकि ऐसा किया नहीं गया है, इन्होंने सिंपली जो प्रोसीड हुई हैं 10,450 की वो इनकम साइड में दिखा दी हैं, और जो खर्चे हुए हैं वो एक्सपेंडिचर साइड में दिखा दिए हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर चैरिटी शो के लिए कोई फ़ंड बना होता तो डेफिनेटली ये दोनों अमाउंट यहाँ नहीं दिखाए जाते। फ़ंड में 10,450 जोड़े जाते और 750 घटा के जो बचता धनराशि वो बाहर लायबिलिटी साइड में दिखा दी जाती। तो फिलहाल यहाँ ऐसा कुछ नहीं करना है। ये इलस्ट्रेशन नंबर 18 आपको समझना है, अच्छे से इसे करें।